आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद नाम चैनल पर स्वागत है। आज हम एक टॉपिक के साथ आए हैं, रोग एवं उपचार। अगर होम साइंस की बात करें, टीजीटी की बात करें, तो आपका रोग एवं उपचार जो टॉपिक है वह 2 नंबर पक्के कराकर जाएगा, यानी आपको इसमें से 2 नंबर मिल सकते हैं, इसकी गारंटी है। क्योंकि रोगों से रिलेटेड होम साइंस में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो हम इसीलिए रोग एवं उपचार नाम के टॉपिक लेकर आए हैं। क्योंकि इससे क्या होगा कि एमसीक्यू टाइप जब हम क्वेश्चन करेंगे, दो से एक तो हमारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, दूसरे किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है रोगों को लेकर, ये भी हमारा क्लियर होगा। तो यानी कम समय में हमें ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही लगाने पड़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। इसमें देख लेते हैं हम पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग, जिसको अर्थराइटिस बोलते हैं। आपको पता ही है कि इसमें क्या होता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है। जहाँ जहाँ शरीर में जोड़ होती है वहाँ वहाँ दर्द होता है, इसका मतलब। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें किसके जमाव से होता है, ये पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें राइट आंसर बताना है कि किसके जवाब से होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो बता सकते हैं आप मुझे, तो वो है यूरिक अम्ल, इसके जवाब से होता है। नेक्स्ट देखिए, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक आपका ड्रॉप्सी का कारण निम्न में से कौन सा एक नहीं हो सकता, जैसा कि भारत में हुआ। तो आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा नहीं है। तो यानी हम मिलावट सरसों के तेल में कौन कौन सी करते हैं, ये बता दीजिए यहाँ पे। तो आपका धान की भूसी के तेल मिलावट, ये नहीं हो सकता है, इसका राइट आंसर। जबकि आपका देखिए, इसका डिटेल देख लेते हैं। आपका घातक ड्रॉप्सी रोग होने के कारणों में सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल का मिलावट, सरसों के तेल में आपका है साइनाइड अंश, और तीसरा है हमारा उजला रंग करने वाली मिलावट इत्यादि शामिल है। जबकि धान की भूसी में तेल मिलावट इसका कारण नहीं है। ये देखिए, यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है, जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्य का आपका उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एवं नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया लगता है। के विरुद्ध युद्ध में नई खोजें श्रेष्ठतर चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही हैं। तो ये आपको बताना है कि ऊपर जो आपका उदाहरण है वो किसके लिए है। तो आपका वो किसके लिए है, कैंसर के लिए। कैंसर की एक नई जो अभी जो थीम है वो हमारी ये है कि मैं जिंदा हूँ और मैं जीवित रहूँगा, जिससे कि उसकी पॉजिटिवनेस उसके अंदर आ सके। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीकी है, जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावना है। इस तकनीकी में एक पौधे के आपके निचोड़ का उपयोग करते हैं, यह पौधा है। तो आपको बताना है कौन से पौधे का निचोड़ का उपयोग करते हैं। तो वह है आर्थिनियम, वो है आपका पार्थिनियम। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। पार्थिनियम की जो पत्तियां हैं उसको निचोड़ा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तथा आपके टीजीटी पीजीटी में आपको 2 नंबर पक्के कराकर जाएगा। तो आपको देखिए, पार्थिनियम पौधे की पत्ती के निचोड़ का उपयोग नैनो कणों की जैव संश्लेषण में किया जाता है। यह कैंसर उपचार में लाभकारी है। तो ये आपको टॉपिक मिला कि कैंसर उपचार में कौन लाभकारी, तो वो पार्थिनियम के पौधे की पत्तियाँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, अल्कोहल के निरावेशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में से कौन उत्तरदायी है। तो वो हमारा है यकृत। यकृत उत्तरदायी है। यकृत अल्कोहल के निरावेशन के लिए उत्तरदायी है। यकृत जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निरावेशन करता है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। तो हमारा मलेरिया जब हो जाता है तो कौन प्रभावित होता है, पिल्ला या तिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं, प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक है। तो आपको बताना है कौन है। तो वो हमारा मच्छर। मच्छर क्या है, आपका प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो आपको बताना है कौन है, वो मच्छर है परजीवी का वाहक। मलेरिया तथा डेंगू के निम्नांकित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है। तो
तो आपका बताना है कि क्या उभयनिष्ठ नहीं है। तो आपका जो रह जाएगा वो हमारा डी यानी मच्छर प्रजाति, ये क्या है, उभयनिष्ठ नहीं है। मलेरिया मादा एनाफिलिज मच्छर के काटने से होता है, जबकि डेंगू मादा क्यूलेक्स आपका फैटीगेंस तथा मादा एंटीज आपका एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। इसके अलावा आपका है फील पाँव तथा पीत ज्वर भी मच्छर के काटने से होते हैं। याद रखिएगा, आपका है फील पाँव और आपका है पीत ज्वर, ये दोनों भी मच्छर के काटने से होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है डी यानी मच्छर प्रजाति से। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। मलेरिया आपका मादा एनाफिलिज मच्छर के काटने से होता है, यानी कभी कभी ऑप्शन में नर रख दिया जाता है, तो नर की जगह कौन है, मादा है। जबकि डेंगू है, आपका जो डेंगू था, आपको याद हो कि आपका डेंगू चिकन आपका था, जिसमें हल्का सा फीवर रहता था। डेंगू के साथ एक और रोग चला था आपका, शायद वो इसमें मिलेगा आगे, तो चिकन जिसको चिकन पॉ बोलते थे वो वाला, यानी उसमें भी क्या क्या होता था, जोड़ों में दर्द रहता था। तो आपका यहाँ डेंगू देखिए, डेंगू मादा आपका क्यूलेक्स फैटिंगेंस तथा मादा एंटीज या आपका एजी टाई मच्छर के काटने से होता है। यानी यहाँ पे भी किस है, डेंगू को भी कौन फैलाती है, मादा, और मलेरिया को भी कौन फैलाती है, मादा। इसके अलावा फिल पाँव तथा पीत ज्वर भी मच्छर के काटने से होते हैं। ये बहुत याद रखिएगा कि फिल पाँव और पीत ज्वर भी मच्छर के काटने से होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है। तो आपका जो कीट के काटने से जो रोग होता है वो हमारा है डेंगू। डेंगू रोग क्या है, कीट के काटने से होता है। डेंगू ज्वर में हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा तथा तेज ज्वर होता है। यह एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है, जिसे आपका क्यूलेक्स आपका फैटिंगेस तथा एंडीज आपका एडिप्टाई नामक मच्छर फैलाते हैं। यह रोग महामारी के रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, तुरंत प्लेट गिर जाती हैं जिस भी व्यक्ति को ये होता है। और इसमें क्या होता है, जॉइंटों में पेन होता है, खासकर घुटनों में, क्योंकि आप टॉयलेट के लिए भी नहीं बैठ सकते, बैठोगे तो रो रो कर बैठोगे। क्योंकि जिस टाइम पे ये हुआ था उस टाइम पे लोगों के साथ यही हुआ था, उनकी जॉइंटों में इतना दर्द था कि वो चल नहीं पा रहे थे। तो यानी क्या होता है, इसमें जॉइंटों में भयंकर पीड़ा होती है, तेज ज्वर होता है, एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है, जिससे आपको क्यूलेक्स आपका फैटी गैस तथा एंडीज आपका एजिप्टाई नामक मच्छर फैलाता है। ये मादा होता है, ध्यान रखना। यह रोग महामारी के रूप में अचानक फैलता है। ये फैला था 3 साल पहले यानी 2016 में क्या हुआ था, ये एक महामारी के रूप में फैला था, यानी पूरे मोहल्ले को हुआ था ये उस टाइम पे। तो ये इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, क्योंकि हड्डियों में बहुत पेन होता है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है, तो वायरस द्वारा, मादा एंडीज मच्छर द्वारा। डेंगू एक बुखार है, याद रखना। बैक्टीरिया और मादा आपका क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, फंगस और मादा एंडीज मच्छर द्वारा, प्रोटोजुआ और मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा। तो अभी हमने पढ़ा था वायरस है, ये मादा एंडीज मच्छर के द्वारा फैलता है, क्योंकि क्या होता है ये एक किस तरह फैलता है, ये महामारी की तरह फैलता है, इसलिए इसको ये देखिए महामारी की तरह फैलता है। नेक्स्ट चलते हैं। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो जो डेंगू बुखार है उसमें मैंने अभी बताया था आपको क्या होता है, उसमें किसकी कमी होती है, प्लेट्स गिर जाती हैं। तो प्लेट्स को बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि पपीते के पत्ते का जूस पिएं आप। और आपका एक हरा फल आता है, आपको क्या उसको खाने की कहा जाता है आपको कीवी जो हरा फल आता है उसमें, उससे खाने से प्लेटलेट्स जल्दी बढ़ती हैं। नीम ग्लू पीने की कहा जाता है इस बुखार में। देखिए, डेंगू बुखार से पीड़ित रोगों के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट्स शरीर में रक्त साफ रोकने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, अतः इनकी कमी से असामान्य रक्तस्राव हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है, इन्हें देख लेते हैं। पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है, तो वो हमारा है उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी पीला बुखार ना ही वायु से फैलता है, ना ही जल से, ना ही घरेलू मक्खी से।
पीला ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक रोग है। इस रोग का कारण क्या है? एक सूक्ष्म जीवाणु, आपका सूक्ष्म विषाणु होता है। इस रोग का कौन कारण होता है? वो होता है आपका सूक्ष्म विषाणु होता है। इस जिसका संवहन क्या होता है? एंडीज आपका इजिप्ट जाति के मच्छरों द्वारा होता है। कौन इसका संवहन करता है? वो एंडीज इजिप्ट जाति के मच्छर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वह वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो उस वैज्ञानिक का आपका नाम बताना है जिसने क्या करा है, यह मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज की थी। तो वो हमारा वैज्ञानिक है सर रोनाल्ड लॉस, यानी सर रोनाल्ड लॉस वो है वैज्ञानिक जिसने खोज की थी। तो जिसने खोज कब की है ये देख लेते हैं इसको। रोनाल्ड रोड्स ने यह पता लगाया है कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय आपका प्रोटोजोआ द्वारा होता तथा प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनफ्लिज मच्छर करती है, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार 1902 में प्रदान किया गया था। ये क्या करता है? प्लाज्मोडियम लाल रुधिर कणिकाएं तथा जिगर कोशिकाओं को अंतः परजीवी जंतु होता है। तो यानी ये अंतः परजीवी जंतु कहाँ का है? जिगर का और आपके लाल रुधिर कणिकाओं का। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो वो हमारा मलेरिया। मलेरिया जो रोग है वो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। एक जीव के संपूर्ण संजीन यानी सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था, वह जीव था। तो वो था प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। नेक्स्ट देखते हैं, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स एक द्विपोषीय जंतु है जो कि अपना जीवन चक्र दो पोषक मनुष्य तथा मादा एनफ्लैज में पूरा कराता है और मलेरिया नामक रोग का कारक है। यह लाल रुधिर कणिकाएं तथा जिगर कोशिकाओं में एक अंतः कोशिकीय परजीवी तंतु है। परजीवी क्या है? ये जंतु है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है। प्रत्येक नेत्रगुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। त्वचा पित्तिका नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। तो आपको बताना है क्या राइट आंसर रहेगा। तो देख लीजिए कौन सा राइट आंसर रहेगा। तो वो हमारा राइट आंसर है केवल 3। त्वचा पित्तिका नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। नेक्स्ट देखिए, मलेरिया ज्वर का कारक आपका है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ जंतु है जिसका वाहक मादा एनफ्लूएंजा मच्छर है। डेंगू रोग विषाणु जनित रोग है। प्रत्येक नेत्रगुहा पीड़ा यानी आपका है रेट्रो ओरिएंटल पेन, नेत्र के पीछे होने वाली पीड़ा जो कि डेंगू ज्वर का लक्षण है। अतः प्रथम व द्वितीय दोनों कथन असत्य है तथा त्वचा पित्तिका का तथा नाक से रक्तस्राव डेंगू के लक्षण है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको बताना है कौन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे जो कथन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो कथन है वो क्या पूछा जा रहा है? सत्य नहीं है। तो पहले सत्य नहीं है उसे देख ले रहे हैं। यह आपका है परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है मलेरिया। तो आपको बताना इंसेक्ट आपका पैरासाइट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। तो ये कथन असत्य है। ठीक है, अब सत्य कथन हमारे कौन से हैं? मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, सही है। यह दलदली क्षेत्रों में क्योंकि अधिक मच्छर होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है ये। तो ये क्या होता है? यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, सही बात है। इसके इलाज में आपका क्लोरोक्विन का उपयोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? तो कौन सा परजीवी उत्तरदायी है वो आपको बताना है। तो वो हमारा है पी बाइवैक्स। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है प्लाज्मोडियम प्रजातियां हैं जो मलेरिया रोग की वाहक हैं। भारत में मलेरिया के 65% मामलों में के लिए पी बाइवैक्स परजीवी उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो वो हमारा जापानी आपका एनसेफेलाइटिस। तो ये क्या है? ये मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं होता है। जबकि पीत ज्वर, डेंगू आपका ये रहा जो मैं बोल रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि चिकनगुनिया, ये चिकनगुनिया भी डेंगू के ही समकक्ष बुखार होता है तथा इसमें भी डेंगू जैसे लक्षण होते हैं, मगर डेंगू में प्लेटें गिर जाती हैं जबकि यहाँ प्लेटें नहीं गिरती हैं। मगर यहाँ पे क्या होता है कि खून एकदम ब्लड की कमी हो जाती है आपके शरीर में, पर यहाँ पे प्लेटों गिरने जैसा केस सामने नहीं आता। और ये क्या होता है? ये स्लो उतरता है व्यक्ति के शरीर से, यानी कम से कम उसको रिकवर होने में 1 वीक लग जाता है। नेक्स्ट देखिए, आपका एंथोफोबिया निम्न का डर है। तो आपको बताना है पुष्पों का। किसका है ये? एंथोफोबिया निम्न का डर है, तो ये हमारे है पुष्पों का डर है। एंथोफोबिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एंथोस तथा फोवस से हुई है, जिसमें पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भाग जैसे दलपुंज इत्यादि के भय उत्पन्न होता है। जिस किसी वस्तु या घटना के प्रति असंगत तथा काल्पनिक भय का होना आपका फोबिया कहलाता है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो वो हमारा क्या है? हमारा विषाणुओं के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, मस्तिष्क तथा आपका मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। तो जो मस्तिष्क है तथा मेरु रज्जु पर है वो छड़ी झिल्ली या सूजन से, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर छड़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। तो आपका है मेनिनजाइटिस। तो आपका कौन सा है? इसमें मेनिनजाइटिस वायरस है, बैक्टीरिया है तथा अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर छड़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा है? निम्नलिखित कथनों में से सही है या सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में कीजिए। मानव शरीर में उर्विका यानी फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग जीवाणुओं के द्वारा होता है। आपका एथलीट फुट रोग विषाणुओं के द्वारा होता है। तो जो एथलीट फुट रोग है वो किसके द्वारा होता है? विषाणुओं के द्वारा होता है। तो यहाँ पर राइट जो आंसर होगा वो देख लीजिए कौन सा है। तो वो है मानव शरीर में आपका है उर्विका यानी फीवर सबसे लंबी अस्थि है। और बात की जाए कि हैजा रोग विषाणुओं के द्वारा होता है, तो ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि क्या है, कौन सही उत्तर का चयन नीचे दी गई कूट में कीजिए। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है जीवाणु, रोटावायरस, आपका अमीबा और कवक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका क्या कारण है। तो वो हमारा रोटावायरस। विषाणुओं, जीवाणुओं और परजीवियों के संक्रमण के फलस्वरूप अतिसार रोग हो सकता है। वयस्कों में अतिसार का प्रमुख कारक आपका है नोरोवायरस है, जबकि बच्चों में रोटा वायरस का संक्रमण अतिसार का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट देखिए, आपका बात उत्माद यानी हिस्टेरिका रोग सामान्यतः किस वर्ग में आता है? तो वो है जवान महिला। जो आपका हिस्टेरिका रोग है वो किस वर्ग में आता है? तो वो हमारा जवान महिला वर्ग में आता है। आपको बताते हैं कि जो आपका हिस्टीरिया है नामक रोग सामान्यतः उन महिलाओं को अधिक होता है जो कि जवान तथा अविवाहित होती हैं, क्योंकि यह जननांग संबंधी रोग है जिसमें महिलाओं में घबराहट, बेचैनी व बेहोशी के लक्षण दिखते हैं। बाद में शादी हो जाने पर यह रोग स्वतः ही ठीक हो जाता है। आपका सिलिकोसिस एक है, तो आपका है फेफड़े संबंधी बीमारी। जो सिलिकोसिस है वो क्या है? आपका फेफड़े संबंधी बीमारी है। तो यहाँ पे देख लीजिए फेफड़े संबंधी बीमारी है। तो यहाँ पे जो है वो है सिलिकोसिस, फेफड़े संबंधी रोग है। धूल कणों में उपस्थित ताले आपका सिलिका श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुँच जाता है। सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुँचने से यह रोग हो जाता है।
नेक्स्ट देखिए, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सही जोड़ा बनाना है, आपको सही उत्तर भी चुनना है। तो यहाँ पे देखिए, रतौंधी, गला घोंटू, रक्त अल्पता और बेरी बेरी। तो यहाँ पे जो बीमारी है वो आपको बतानी है। तो रक्त अल्पता किसकी कमी से होता है, आपको पता है। अनीमिया का क्या है, लोहा तत्व की कमी से। और आपका रतौंधी क्या है, जिसको आपका नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, विटामिन ए की कमी से। तो आप देखिए कि ऑप्शन में कहाँ पर ए को क्या मिला है, 2 मिला है। तो 3 जगह है हमारे पास, जबकि हमने देखा रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस यानी सी को 4। तो सी का 4 कहाँ कहाँ पे, सी का 4 2 जगह पे है। और हमारा या ये देखिए, सी का 4 यहाँ पे भी है, सी का 4 यहाँ पे भी। तो हमने अभी देखा कि ए का 2 कहाँ पे, तो ए का 2 यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था। मगर सी का 4 और ए का 2 एक ही खाने में, तो वो हमारा है कूट बनेगी ए। इसकी जो राइट कूट बनेगी वो बनेगी ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका जो कूट है वो हमें सही मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए, रक्त अल्पता यानी एनीमिया, आपका है गला घोंटू यानी क्वाइटर बोलते हैं, रतौंधी यानी आपका नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, और चौथा हमारा बेरी बेरी। तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या कूट मिलानी है आपको यहाँ पे। तो आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी। तो यहाँ पे जो कूट बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि यहाँ पे जो है इस तरह से हम मिलाएंगे। आपको सबको पता है कि एनीमिया किससे होता है, लोहा तत्व की कमी के कारण होता है। गला घोंटू यानी क्वाइटर, तो ये क्या है आपका, तो ये हमारा है यहाँ पे आयोडीन की कमी से होता है, आपको जिसको घेंगा बोलते हैं। ठीक है, गला घोंटू यानी घेंगा, और इसका सही जो मीनिंग है वो है क्वाइटर, आपका ग्वाइटर। तो यहाँ पे देखिए, ये आयोडीन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, गर्दन की जगह पे मांस लटक आता है, और मांस में क्या होता है, ऐसा ठोस सा गोला सा होता है, गेंद सी। ठीक है, रतौंधी की बात करें तो ये नाइट ब्राइट आपका है ब्लाइंडनेस है, इसमें रात को दिखाई नहीं देता है। तो ये होता है विटामिन ए की कमी से, तो सी का 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, बेरी बेरी क्या है, विटामिन बी। यहाँ पे B1 या B2 नहीं डाला गया है, तो विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। इस तरह से हो जाएगा ये। रक्त अल्पता अनीमिया यानी लोहे तत्व की कमी से, गला घोंटू यानी क्वाइटर आयोडीन की कमी से, और आपका रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस है विटामिन ए की कमी से, और आपका बेरी बेरी है विटामिन बी की कमी से। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, तो वो हमारा है आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग हो जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि आयोडीन की कमी होने से शरीर गले में घेंगा यानी आपका है गोइटनी नामक रोग हो जाता है। इससे आपका क्या होता है, गर्दन फूलकर मोटी कॉलर क्या हो जाता है, जैसी दिखाई देने लगती है। आयोडीन का स्रोत दूध, समुद्री मछली तथा आयोडीन युक्त नमक है। अगर बात करें, आपका है थायरॉक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक है। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं घेंगा से। किससे पीड़ित होते हैं, घेंगा से। नेक्स्ट चलते हैं। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित हैं। तो किससे पीड़ित हैं, वो है बेरी बेरी से। क्योंकि जहाँ पे क्या है, पॉलिश वाला खाद्यान्न है, तो वहाँ क्या होता है, B1 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, विटामिन B1 की। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया बेरी बेरी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली व्याधि है, जो मुख्यतः आहार में थायमिन यानी विटामिन बी की कमी से होती है। पॉलिश किए हुए चावल में थायमिन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, अतः इसका सेवन करने वाले व्यक्तियों में बेरी बेरी रोग होने की संभावना प्रबल होती है। नेक्स्ट देखिए, बीमारी पता करने के यंत्र यानी MRI का मतलब होता है। तो आपको पता ही है, MRI कराते हैं तो MRI का मतलब होता है चुंबकीय रेजोनेंस
आपका चित्रीकरण। तो एमआरआई का मतलब क्या होता है? चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में इसका वर्जन दिया गया है एमआरआई का, यानी चुंबकीय रेजोनेंस आपका है चित्रीकरण, यानी आपका है मैग्नेटिक, आपका है रेजोनेंस इमेजिंग। चित्रीकरण को क्या बोलते हैं? इमेजिंग। तकनीकी चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग कर शरीर के भीतरी अंगों की विस्तृत तस्वीर ली जाती है। नेक्स्ट देखिए, एमआरआई निम्न में से क्या है? तो एमआरआई क्या है आपको पता ही है, अभी पढ़ी ही है। रेजोनेंस क्या है? ये आपका है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। इमेजिंग माने चित्र। आपका है बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो अब है आपका ऑस्टियोपोरोसिस को किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? तो वो है आपका ऑस्टियोपोरोसिस को। ठीक है, तो उसकी पहचान करने के लिए चित्रण किया जाता है। बीएमडी परीक्षण आपका ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें आपका है फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इस रोग में अस्थि खनिज तत्व घनत्व यानी बीएमडी यानी बोन मिनरल आपकी डेंसिटी कम हो जाती है तथा अस्थि सूक्ष्म संरचना नष्ट हो जाती है। तो जो ये डेंसिटी होती है यानी सूक्ष्म या आपस में जुड़ाव होता है वो दूर हो जाता है, यानी गैपिंग हो जाती है यहाँ पे अस्थियों के बीच, जो हमारे बोन्स होते हैं उनके बीच, तब ये हमें हो जाता है। तब इसका क्या होता है? परीक्षण तब ये क्या होता है? परीक्षण किया जाता है। बीएमडी ये उसकी बताता है कि कितनी दूरी हो चुकी है उनके बोन्सों में। देख लेते हैं। और नेक्स्ट इस पर आपका है बीएमडी परीक्षण किया जाता है तो वह है आपका अस्थि रंगता हेतु। किसके द्वारा है? अस्थि रंधकता हेतु। तो आपका है बीएमडी परीक्षण आपका ऑस्टियोपोरोसिस रोग यानी आपका है रंधकता की पहचान के लिए की जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इस रोग में अस्थि घनत्व आपका क्या है? बीएमडी यानी बोन मिनरल्स आपका है डेंसिटी यानी घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी आपकी जो हड्डियां हैं उनमें क्या होता है कि आपसी जो घनत्व होता है यानी चिपकाव होता है वो कम हो जाता है। अस्थि सूक्ष्म संरचना नष्ट हो जाती है। आपकी है बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है बोन मोरो आपकी है डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मैरो डेफिशिएंसी और बोन मैरो आपकी डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो बताना है आपका बोन मिनरल डेंसिटी क्या है? यहाँ पे बोन मिनरल आपकी है डेंसिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं। भोजन विषाक्तता का कारण होता है तो वह हमारा है सैल्मोनेला बैसिलाई। भोजन को कौन विषाक्त करता है? वो है सैल्मोनेला बैसिलाई। भोजन विषाक्त यानी फूड आपका है पॉइजनिंग ऑफ द आपका ब्यूटिलिम्स होता है। यह विशेष जीवाणु ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग तथा रोड के आकार का होता है जिसके चारों ओर आपका है कसंबिका पाई जाती है, प्लैंगलिया पाई जाती है। भोजन का विषाक्त होना यानी बटुलिज्म किस आपका है स्पीसीज के संदूषण से होता है यानी उत्पन्न होता है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है हमारा आपका क्लोस्ट्रीडियम द्वारा होता है। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी यानी आपका है क्लोस्ट्रीडियम के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। आपका है बटुलिज्म रोग आपका क्लोस्ट्रीडियम बटुलिनम नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न विष के कारण होता है। आपका है
टाइ टा आपका जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो देखिए। आपका है अर्घ प्रिय उपभोक्ता से होता है, तो वो आता है आपका संदूषित अन्न के कारण। यानी इसमें क्या होता है कि जो दूषित अन्न खा लिया जाता है उसके कारण होता है। आपका है अर्गटासपेय नामक रोग आपका संदूषित अनाज के उपयोग से होता है। अनाज को संदूषित करने का कार्य विशेष कवक यानी फंग करते हैं। तो आज जिन पर फफूंदी लग जाती है, फंग लग जाता है, जो अनाज रखा हुआ होता है उसमें होता है ये। कटाई ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे सुन लीजिए। कटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है, तो वो है आपका कैडमियम के विषाक्तन से होता है। कटाई रोग कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। सर्वप्रथम यह रोग जापान के टोयामा प्रांत में देखा गया। खनन कार्य के द्वारा नदियों में कैडमियम के विमोचन से यह रोग फैला। शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं, तो कौन सी स्थिति है शरीर की जब कैंसर कहते हैं, तो वह है सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना। इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अत्यंत मृत्यु होना है। तो इससे क्या होता है कि सेलों में क्या हो जाता है, अनियंत्रित बहुगुणन होना, और इससे क्या होगा, स्वस्थ सेलों का दम घुटना और क्या होगा, अंततः मृत्यु होना होता है। यहाँ देखिए, कैंसर की अवस्था में कोशिकाओं का अनियंत्रित बहुगुणन होता है तथा यह कोशिकाएं पोषक पदार्थों की इतनी अधिक खपत करने लगती हैं कि शरीर की सामान्य कोशिकाओं को पोषक पदार्थों की पूर्ति नहीं पाती हैं। अतः शरीर की कोशिकाएं सने सने क्षीण होकर समाप्त होने लगती हैं। कैंसर के रोगी को मृत्यु इसी कारण होती है। तो उसकी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, धीमे धीमे आपकी उसकी कोशिकाओं में क्षति हो जाती है। फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। तो वो क्या है, यह भूल क्या है, निर्देश है। तो यह यहाँ पे बता रही है कि क्या है, यह एंजाइम के वंशागत अभाव है। इसमें देख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टफ लेवल का क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें जो टीजीटी पीजीटी में बिल्कुल तैयार आपको मिलेंगे। तो हम क्या करें, उन क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस करेंगे जिनका एरिया या जिनका लेवल हमें टीजीटी पीजीटी का लग रहा है। तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, तो इसे बस हमने देख लिया है। एक व्यक्ति जो आपका है एनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, तो ये क्या है, मानसिक जड़ता है। इस तरह के क्वेश्चनों को आपको याद रखना है, क्योंकि ये वो आ सकते हैं। तो ये क्या है, ज़्यादा से डीपली नहीं जाएगा, तो आपको समझ लेना है कि योग रोग क्या है, केवल मानसिक जड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। जैसे अभी कोविड, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, पैंडेमिक। मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्रों में फैलता है तो उसे क्या कहेंगे, पैंडेमिक। नेक्स्ट देखिए, ठीक है ना, संपूर्ण विश्व स्तर पर फैला है कोविड, तो ये कैसा रोग हो गया, पैंडेमिक, याद रखना। आपका है डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है, तो आपको बताना है डीपीटी का टीका किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है। तो वो हमारा डिप्थीरिया, कुकर खांसी और आपका है टिटनेस, इन तीनों से सुरक्षा हेतु दिया जाता है। आपका डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस। आपका है डीपीटी यानी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है, तो आपका है डिप्थीरिया, काली खांसी और आपका है टिटनेस। दूसरा देखिए ऑप्शन, आपका है पोलियो, डिप्थीरिया और तपेदिक। आपका है तीसरा ऑप्शन टिटनेस, तपेदिक और पोलियो। चौथा जो ऑप्शन है तपेदिक, टाइफाइड और पोलियो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। ये क्या है, ये तीनों ही के बचाव के लिए हम क्या देते हैं, डीपीटी का टीका देते हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी, आपका है
कफ तथा आपका है टिटनेस के आपका है धनुष्टकार से बचाव हेतु नवजात शिशु को आपका डीपीटी वैक्सीन यानी डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। ध्यानतव्य है कि उन दिनों रोग जीवाणु जन्य है जो कि क्रमशः कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया हीमोफिलिस परट्यूसिस तथा माइकोबैक्टीरियम टेटेनी द्वारा होते हैं। देखिए, तृतीय प्रतिजन आपकी डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए। तो किसका बचाव के लिए दी जाती है? वो है रोहिणी, कुकर खांसी और टिटनेस। ये तीनों के बचाव के लिए क्या दिया जाता है? तो वो हमारा है डीपीटी। रोहिणी, कुकर खांसी और टिटनेस। डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? तो वो किसके काम नहीं आता है? तो वो हमारा है आपका है पोलियो। डिप्थीरिया, काली खांसी को बोलते हैं हुपिंग कफ, टिटनेस, इन तीनों के काम आता है। नेक्स्ट देखिए, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? ये आपका टीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस पे क्या कर लें आप, फूल बना लें, पूरा गोला बना लें, यानी इसे बिल्कुल पी जाएं कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किसको दिया जाता है? तो वह नवजात शिशु को दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? तो ये भी देख लीजिए। आपका है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो देख लीजिए, कुकर खांसी जिसको काली खांसी बोलते हैं, टिटनेस और डिप्थीरिया। ठीक है, तीनों के लिए ही दिया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका टीजीटी पीजीटी होम साइंस के लेवल से। निम्न में से किस सेट में सारे विषाणु जनित बीमारियां हैं? तो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, उनमें पूछा जा रहा है कि विषाणु कौन से में है। तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि सारे के सारे विषाणु किस में हैं? तो वो है आपका मम्स, रेबीज और हर्पिज। तीनों के तीनों क्या है? विषाणु जनित रोग हैं। आपका है मम्स या कठमाला रोग एक विषाणु जनित रोग है जिसमें पैरोटिड ग्रंथि कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है। रेबीज भी विषाणु जनित रोग है, जबकि हर्पिज रोग का कारक भी विषाणु है। निम्नलिखित में से कौन रोग का कारक जीवाणु नहीं होता? तो वो आपको बताना है, वो है एड्स। इसका कारण क्या है? जीवाणु नहीं होता। डिप्थीरिया, हैजा और काली खांसी तीनों का ही कारण जीवाणु है। एड्स रोग आप विषाणु जनित है, इसके लिए उत्तरदायी विषाणु है रेट्रोवायरस समूह का विषाणु है, ये याद रखिएगा। क्योंकि एड्स भी लाजवाब है कैंसर की तरह। जिस तरह कैंसर का भी कोई ऐसा इलाज नहीं है सामान्य वाला, उसी तरह आपका एड्स का भी क्या है, ये भी इलाज कहा जाता है। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने का कारण होती है? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस पर क्या करें, टिक लगा लें कि हाँ ये पेपर में टपकेगा। किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? तो ये हमारा है आपका नाइट्रेट के अधिक विद्यमान होने के कारण होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से बच्चे तब प्रभावित होते हैं जब जल में नाइट्रेट की मात्रा क्या हो, 90 ppm से अधिक होती है। इससे बच्चे के होंठ एवं शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। यह नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके उसकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वसन क्रिया सुचारू रूप से संपादित नहीं हो पाती है। बहुचर्चित आपका बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि क्या मतलब है? यहाँ पे देखिए, बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि क्या है, ये रोगग्रस्त शिशु लार के बबूले बनाता है। रोगग्रस्त शिशु क्या करता है? इसमें लार के बबूले बनाता है। ये होम साइंस की दृष्टि से क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैंने क्या कहा ना कि ये वीडियो आपको 2 से अधिक नंबर दिला सकती है, 2 नंबर तो बिल्कुल पक्के समझिए। तो बबल बेबी रोग क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रोगग्रस्त शिशु लार के क्या करता है, बबूले बनाता है अपने मुँह से, इसीलिए इसको बबल बेबी रोग कहा जाता है।
आपको यहाँ पे देखिए, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो जो रक्त है उसमें किसकी अधिकता से क्या होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो वो हमारा है सी। आपका है आपका है मिथेमोग्लोबिन। इसकी भी उससे क्या होगा, अधिकता से क्या होता है कि बीमारी होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम यानी मिथेओग्लोबिनोमिया शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने की रक्त की क्षमता के घटने का परिणाम होता है। पेयजल में आपका है नाइट्रेट की उपस्थिति इसका सबसे आम कारण है। प्रमुख रूप से नवजात शिशु इस रोग से प्रभावित होते हैं। शरीर में नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। आपका जो ये आपका है नाइट्राइड लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके आपका है मिथोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। मिथोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है और यही स्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है होम साइंस की दृष्टि से, ब्लू बेबी सिंड्रोम याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे अभी हमने ब्लू बेबी सिंड्रोम देखा। ब्लू बेबी सिंड्रोम मत भूलिएगा, तथा उसको भी मत भूलिएगा क्या था अभी, बबूले वाला, यानी छोटा बेबी क्या करता है, मुंह से बबूले बनाता है। वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, कहाँ गया पेज, ये हो ही चुका। भूल कुछ क्वेश्चन काफ़ी लेवल टफ है तो मैं साथ के साथ बताती जाऊंगी कि आपको कौन सा तैयार करना है पेपर के लिए। ये हम कर ही चुके हैं, बहुचर्चित। ये आ गया बबल बेबी रोग, ये भी मत भूलना। इसमें क्या करता है, शिशु लार के बबूले वो बनाता है, लार के गुब्बारे यानी मुंह से बबूले बनाता है। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। तो जो गोल्डन आवर है उसको बताना है आपको कि क्या संबंध है उसका। तो यहाँ पे हृदयाघात से, किससे संबंधित है वो, हृदय आघात से। गोल्डन आवर। बीटा ब्लोकर एक औषधि है बचाने हेतु। तो क्या बचाने हेतु है, तो वो हमारा है हृदयाघात से। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो जो खनिज आवश्यक है उसे बता दीजिए यहाँ पे, वो हमारा पोटेशियम। जो आपकी हृदय की धड़कन है उसको नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक है, वो हमारा पोटेशियम। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है। तो वो हमारा क्या है, कौन सा है जो अल्पता से संबंधित है, तो वो हमें बताना है यहाँ पे। कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है, तो हमारा कौन सा पोटेशियम जो अल्पता से संबंधित है वो है निम्न रक्तचाप। जो क्या है, पोटेशियम अल्पता से संबंधित है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नमक की मात्रा अधिक की आवश्यकता होती है। शरीर में पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। पोटेशियम एक अनाज लवण है यानी आपका मिनरल्स है, जब इसका प्रमुख स्रोत या सोर्स मांस, दूध, अनाज, फल तथा सब्जियां हैं एवं इस खनिज लवण की दैनिक आवश्यकता 2 ग्राम होती है। नेक्स्ट चलिए, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फैल हो जाने से आपका फैल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है। तो क्या आ रहा है, आपका है एल्बुमिन आ रहा है, तो क्या कैसा है वो, तो वो हमारा है वृक्क। कौन फेल हो गया, तो वो हमारी किडनी फेल हो गई।
मूत्र यानी आपका यूरिन में सामान्यतः 95% जल, 3 अनावश्यक लवणों का आयन और 2.6% यूरिया आपका है, 0.3% आपके क्रिएटिनिन तथा आपका सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल तथा अन्य अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अर्थात मूत्र ऐसे तत्वों को संयुक्त उत्पाद है। इसमें आपका है एल्बुमिन, जो एक घातक विषैला पदार्थ है की उपस्थिति एवं उसके प्रभाव से वृक्क यानी किडनी के फेल हो जाने की आशंका होती है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो वो हमारे गुर्दों पर। अगर हम लंबे समय तक उपवास रहेंगे तो हमारे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होते हैं? गुर्दे प्रभावित होते हैं। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव गुर्दों पर पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन के द्वारा। आपको बताना है तो वो हमारा ADH के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ADH के द्वारा, यानी किडनी से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है तो वो किसके द्वारा है? ADH के द्वारा। पीयूष ग्रंथि से ADH यानी एंटीड्यूलेटिक हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन वृक्क से मूत्र की मात्रा के निस्तारण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। तभी तो कुछ बच्चे होते हैं जिनकी टॉयलेट निकल जाती है तो वहाँ ये हार्मोन अपना काम नहीं कर पाता है। जैसे कुछ बड़े भी होते हैं जिनकी क्या होती है कि वो यूरेनियम को रोक नहीं पाते, यूरिक उनका निकल ही जाता है। तो वहाँ ये ग्रंथि ये हार्मोन्स अच्छा काम नहीं करता, यानी ADH अच्छा काम नहीं करता। रेडियो समास्तीन और निदान सूचक उपयोग क्या क्या है देख लेते हैं। आपके कोबाल्ट 60 है, आयोडीन 131 है, सोडियम 24 है और आपका है आर्सेनिक 74 है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या हमारा राइट आंसर है। तो यह हमारा राइट आंसर है, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा C, यानी 1 का 3। 1 का क्या है? यहाँ पे 3 है। आर्सेनिक यानी 74 क्या है? ट्यूमर है। और आपका नेक्स्ट देखिए, आर्सेनिक 74 क्या है? आपका ट्यूमर है। यहाँ पे देखिए, और देखिए आपका है B का 4, यानी यहाँ पे आगे आप कोबाल्ट का क्या है? कैंसर के लिए काम आती है। आयोडीन 131 क्या है? थायराइड। यहाँ पे देखिए किसके लिए है आयोडीन 131? तो वो हमारी है थायराइड ग्रंथि सक्रियता है। जब थायराइड ग्रंथि आपकी एक्टिव हो जाती है तब हम आयोडीन 131 को लेते हैं। सोडियम 24 क्या है? रक्त व्यतिक्रम है। तो इस तरह से जो आपकी सही कूट बनेगी वो हमारी जो बनेगी वो थी हमारी C। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आर्सेनिक 74 क्या है? ट्यूमर की पहचान कराता है, यानी ये क्या कराता है? फोड़े की पहचान। ट्यूमर का मतलब होता है जो शरीर में एक फोड़ा बन जाता है, गांठें बन जाती हैं, उसकी पहचान कौन कराता है? आर्सेनिक 74। कोबाल्ट 60 क्या है? ये कैंसर के लिए होती है। आयोडीन 131 क्या है? ये थायराइड ग्रंथि सक्रियता को बताती है। जबकि सोडियम 24 क्या है? ये रक्त व्यतिक्रम है। नेक्स्ट देखिए, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो आपको अभी हमने पढ़ाया है कि ट्यूमर की पहचान हमें कौन कराता है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं आर्सेनिक 74 ये क्या कराती है? हमें ट्यूमर की पहचान कराती है। नेक्स्ट चलते हैं। ट्यूमर की पहचान ये कराती है। कोबाल्ट साल्ट क्या है? ये कैंसर वालों के लिए है, भूलना मत। नेक्स्ट देखिए, कोबाल्ट साल्ट ये क्या है आपकी? यहाँ पे देखिए, आयोडीन 131 आपका है, फास्फोरस 32 और आपका है गोल्ड क्या है? 198, यानी आपका है 198। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कह रहा है सुमेलित नहीं है। तो गोल्ड 198 क्या है? आपका है रेटिना दोष का उपचार। ये सुमेलित नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे है कोबाल्ट 60 शरीर के
आपका है अर्ध का उपचार है। आयोडीन 131 थायराइड अर्धबुध का उपचार है। फास्फोरस 32 क्या है? श्वेत रक्तता का उपचार है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो वो कौन है जिसका किया जाता है? तो वो हमारा रेडियो सोडियम, इसका उपयोग किया जाता है। रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो वो हमारा कौन है आपको बताना है। तो वो हमारा है फास्फोरस 32। ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है तो 132, वो फास्फोरस 32। आपका है ओकोजीन संबंधित है तो किससे संबंधित है? कर्क रोग से। वो आपका है ओकोजीन संबंधित है किससे है? वो कर्क रोग से है। ओकोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर यानी कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 में खोजा गया यह घटक आपका मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रोस आपका है सरकोमा वायरस के नाम से जाना जाता है। रोस सरकोमा वायरस के नाम से जाना जाता है। नैसर्गिक कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणों को। ये किसको उत्सर्जित करता है? गामा किरणों को। कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का आपका सिंथेटिक रेडियोधर्मी आइसोटोप है। कोबाल्ट पर आपका न्यूट्रॉनों की बमबारी के फलस्वरूप गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। यही कारण है कि यह विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है तो कौन समस्थानिक है? तो वो हमारा है आपका S74 यानी आर्सेनिक 74। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक और आपका आर्सेनिक 74 है। प्रसंचरण तंत्र में रक्त के धक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का तथा जीवों यानी पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों का पता लगाने में कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणों को। किसको करता है? ये गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट देखिए, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है तो कौन है रेडियोधर्मी समस्थानिक? फास्फोरस 32। रेडियो फास्फोरस P32 का उपयोग आपका ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। रेडियो फास्फोरस का याद रखिए। ल्यूकेमिया क्या है? एक प्रकार का रक्त कैंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, सारे इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, मगर जो TGT और PGT का दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो मैं बताती जा रही हूँ। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो आपका है आयनीय विकिरण। आयनीय जो विकिरण है उसमें क्या होता है कि रोग उत्पन्न भी कर सकता है, उसका उपचार भी कर सकता है। आयनीय विकिरण ही वह कारण है जो कर्क रोग उत्पन्न करता है और उपचार भी प्रयुक्त करता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संचलित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। आपका है अनुसंधानों से स्पष्ट हो जाता है कि निम्न एवं मध्यम आपका विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से कैंसर हो सकता है।
नेक्स्ट चलते हैं। हमने ये करार दिया था कि जब कोई किसी रोग पूरे विश्व में फैल रहा हो एक साथ तो उसको क्या कहते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। तो आपका है पैडेमिक, याद रखिएगा उस रोग को क्या बोलते हैं, पैडेमिक। हमारा पेज फिर हो गया। अब हम फिर अपने पेज की तरफ जाते हैं क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे हम ये कवर कर ही चुके। उपवास करने से, अधिक उपवास करने से हमारे गुर्दे फैल हो जाते हैं, याद रखना। यानी इसका मतलब ये हो गया कि आप टाइम पर अपना खाना नहीं खाते हैं तो आपके गुर्दे फैल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका है ओजोजीन संबंधित है कर्क रोग से। ठीक है, कर्क रोग क्या है, कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रोस आपका सरकोमा वायरस नाम दिया गया था 1970 में। अब यहाँ पर आ चुके थे। कोबाल्ट 60 में क्या होता है, गामा किरणें होती हैं। आपका है ट्यूमर सूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक होता है, तो यहाँ पे भी हम कर चुके थे। AS74 आर्सेनिक 74। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो चुका था। कोबाल्ट 60 की बात चल रही थी, इसमें गामा किरणें होती हैं। कोबाल्ट 60 को आपका कोबाल्ट का रेडियो आइसोटोप है जो गामा किरणें उत्सर्जित करता है तथा इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए ये उपयोग किए जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है, तो वो हमारा फास्फोरस 32। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों को। यहाँ पे तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है, तो वो हमारा है आयनीय विकरण। नेक्स्ट देखिए आपका आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, सोडियम 24। तो ये किससे है, तो आपको बताइए है। कोबाल्ट 60 क्या है, कैंसर है। कोबाल्ट 60 क्या है, हमारा कैंसर से संबंधित है आपका। और आपका है आयोडीन 131, आपको अभी कराई था शायद, ये थायराइड ग्रंथि की सक्रियता से है आपका। और यहाँ पे है आपका ट्यूमर बचा और क्या बचा, आर्सेनिक 74 बचा। तो आपको बताना ये हम करा चुके हैं, तो आप हमें बताएं कि अब हम क्या करें, किसको किधर जाएं, ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आयोडीन क्या है, ये आपका हो ही गया। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि से। सोडियम किससे है, तो ट्यूमर का पता 74 लगाता है, ये देखिए। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। तो जो आपका यहाँ देख लेते हैं, आर्सेनिक 74 आर्सेनिक का एक समस्थानिक है जिसका उपयोग ट्यूमरों के निदान में होता है। ठीक है, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के निदान में है, जबकि आयोडीन 131 थायराइड संबंधी विकृति के उपचार से है तथा सोडियम 124 का प्रयोग रक्त संचार के अध्ययन से किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन एक आनुवांशिक रोग है जिसका वाहक है, तो इसका वाहक स्त्रियां करती हैं, यहाँ स्त्रियां करती हैं और जो प्रकट पुरुषों में होता है। हीमोग्लोबिन पुरुषों में प्रकट होता है, जबकि इसे आगे ले जाने का काम कौन करती है, स्त्रियां करती हैं। एक दर से दूसरी दर, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने का काम कौन करती है, स्त्रियां करती हैं। जबकि इस रोग के लक्षण किस में प्रकट होते हैं, तो वो पुरुषों में प्रकट होते हैं, ये कहना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका है अतिरक्त स्राव। अतिरक्त स्राव क्या है, एक आनुवांशिक विकार है। ये भी क्या है, एक आनुवांशिक विकार है अतिरक्त स्राव। ये यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग लिंग सहलग्न है। यहाँ पे एक आप बता दें आपको, अतिरक्त स्राव भी क्या है। यहाँ पे आपका अतिरक्त स्राव भी आपका हीमोफिलीबिया है। ठीक है, याद रखना। अतिरक्षित ये हिंदी वर्जन है। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग लिंग सहलग्न है, तो वो है आपका है रॉयल हीमोफीलिया। अभी हमने हीमोफीलिया पढ़ा, उसे ही अतिरक्त स्राव कहा जा रहा था। उसका वाहक पीढ़ी दर पीढ़ी कौन ले जाता है, स्त्रियां ले जाती हैं, जबकि उसके लक्षण किस में नजर आते हैं, पुरुषों में नजर आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है, ये रक्त का स्कंदन न होना। ठीक है, तो ये क्या उत्पन्न करता है, रक्त का स्कंदन न होना। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन व्याधि अनुवांशिक है, तो वह हमारा हीमोफीलिया।
हीमोफीलिया क्या है? व्याधि आनुवांशिक है। निम्न में से कौन आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? यानी निम्न में से कौन है जो आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? तो वो हमारी है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। कौन है वो? हमारा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका आपका है अरक्तता आनुवांशिक अव्यवस्थाएं हैं, जबकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के आपका है निष्पीडन से उत्पन्न होता है? तो वो हमारा है यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है सी, पेशी दुष्पोषण। आपका है सेरेब्रल पाल्सी एक आपका मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। तो वो किस में पाया जाता है? छोटे बच्चों में पाया जाता है सेरेब्रल पाल्सी। आपका है प्रमस्तिष्क आपका अंगघात तथा प्रमस्तिष्क पक्षाघात तथा आपका सेरेब्रल पाल्सी एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है। यह विकार विकसित होते मस्तिष्क में मोटर कंट्रोल सेंटर यानी संचलन नियंत्रण केंद्र में हुई किसी क्षति के कारण होता है। यह बीमारी मुख्यतः गर्भधारण बच्चे के जन्म के समय 3 वर्ष तक की आयु के बीच होता है, क्योंकि कुछ बच्चों के मस्तिष्क में आघात लगने से भी यह हो जाता है। देखिए एल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मानव शरीर का कौन सा अंग है जो एल्जाइमर से प्रभावित होता है? तो वो हमारा है मस्तिष्क। मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट चलते हैं। हमने लगभग क्या करा है? हमने क्या करा है कि कितने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं? तो 82 कवर कर लिए। ये 82 क्वेश्चन जो है आपको 2 नंबर इसमें पक्के समझिए, क्योंकि 2 नंबर आपको टीजीटी पीजीटी में ये देकर जाएंगे। तो आपके एक पार्ट में और हम डालेंगे रोग तथा निवारण। तो इस पार्ट में बस इतना ही। जब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर ये वाला अभ्यास आपको कैसा लगा, ये वाला हमारा नया तरीका आपको कैसा लगा, जिसमें हम टॉपिकों को क्या करेंगे एमसीक्यू बेस से कवर करेंगे टीजीटी पीजीटी के टॉपिकों को। और जिसमें लगेगा कि हाँ कंटेंट से ही पढ़ाना है। जैसे अभी पट्टियाँ हैं, पट्टियाँ में 1 से 3 नंबर हमारे पक्के हैं, तो हमें पट्टियों के कंटेंट को पढ़ लेना है। तो वो कंटेंट हम क्या करेंगे कि डिटेल में ना पढ़कर केवल वो पढ़ेंगे जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा या बनता रहा है। ठीक है, तो अभी तक के लिए बस धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ तथा इस टॉपिक में बचे हुए कुछ की एमसीक्यू सारे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और चैनल के साथ जुड़िए रहिएगा।